दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस दिन से संगठन सर्जन का काम राहुल गांधी जी ने अपने हाथ में लिया है ना, उसी दिन से सभी पक्ष अपना काम ईमानदारी से करने लग रहे हैं और संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो पूरे जोर शोर से चल रही है और अब उसका रिजल्ट निकलने वाला है, बहुत जल्द निकलने वाला है। लेकिन इस सर्जन में संगठन के निर्माण में एक चीज जो महसूस की वो ये है कि इसमें सारे के सारे पक्ष है ना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लग रहे हैं। अब कौन से आप अपना काम ईमानदारी से करने लग रहे हैं, थोड़ा है मैं वो बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बारी लेते हैं राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी चूँकि बॉस हैं, कांग्रेस के बॉस हैं, सुप्रीम लीडर हैं कांग्रेस के, तो वो बॉस हमेशा ही ठीक होता है। वो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो राहुल गांधी जी बॉस हैं, तो वो बॉस का काम अपना पूरा ईमानदारी से करने लग रहे हैं। जिसके ऊपर जो डांट मारनी है वो डांट मार रहे हैं, जिसको धमकाना है वो धमका रहे हैं, जिसको पार्टी से बाहर निकालना है वो बाहर निकालने लग रहे हैं। और सभी को ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है ना जी, पार्टी के जो ईमानदार हैं उन्हीं को जगह दी जाएगी और जो बीजेपी के स्लीपर सेल है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो अपने बॉस की जो पोजीशन है उसको एंजॉय कर रहे हैं और अपना पूरा दिल से लोगों को डांटने लग रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को डांटने लग रहे हैं। अब रही बात नेताओं की, जो हरियाणा के नेता हैं तो वो भी अपना काम ईमानदारी से करने लग रहे हैं। और वो जो पर्यवेक्षक आए थे उनको कोई तो होटलों में खाना खिलाने लग रहा है नेता, कोई अपनी गोटियां फिट करने में लगा हुआ है, कोई उनको फ्यूचर का ये कहने लग रहा है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट संगठन की रिपोर्ट भेज दो, मैं आगे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब नेता भी अपना काम है ना जो पूरी ईमानदारी से करने लग रहे हैं। और बात कार्यकर्ताओं की आती है तो वो तो पहले दिन से ही अपना काम ईमानदारी से करने लग रहे हैं। कभी कोई पर्यवेक्षकों को धमकी दे रहा है, कभी कोई लालच दे रहा है, कभी कोई उनको ये कह रहा है कि हम तुम्हारे उसको नहीं मानेंगे। तो ये इस तरह की जो जितने भी वो हैं, कभी वो भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में अपना वो एक लाइन का प्रस्ताव पास करके ना उनको अधिकार देते हैं। तो कार्यकर्ता जो है ना वो अपना रोल ईमानदारी से करने लग रहे हैं। अब रही बात पर्यवेक्षकों की, तो वो जो फीडबैक है वो भी पूरी ईमानदारी से देने लग रहे हैं। जितने भी पर्यवेक्षक हैं वो उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी राहुल गांधी जी को कि कहाँ कहाँ पर उनकी धोती फटी सॉरी, कहाँ उनके कुर्ते फटे, कहाँ उनके बाल नोचे गए सिर के, कहाँ उनकी गर्दन पकड़ी गई, कहाँ उन्हें गालियां दी गई। वो सारी की सारी जो फीडबैक थी वो भी उन्होंने ईमानदारी से राहुल गांधी जी को दी है। खैर दोस्तों, ये तो था उनकी ईमानदारी की, चारों पक्षों की ईमानदारी की बात। तो अब मुझे लग रहा है कि जो एग्जाम होने थे वो हो चुके हैं और अब फाइनल रिजल्ट की बारी आनी है। वो फाइनल रिजल्ट है जब वो राहुल गांधी जी बहुत जल्दी देने लग रहे हैं, डिक्लेयर करने लग रहे हैं। और मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी जो करेंगे उसके ऊपर मैंने भी थोड़ा सा भारत लिंक की तरफ से भारत लिंक ग्लोबल चैनल की तरफ से विश्लेषण करने की कोशिश की। और वो भी जो राहुल गांधी जी की कार्यशैली है और जो उनकी स्टेटमेंट है उनको स्टडी किया एक बार। उनको स्टडी करने के बाद हमारा अपना ये विश्लेषण है कि राहुल गांधी जी जो करेंगे वो सभी का पूरा ध्यान रखें। क्योंकि पहली बात तो ये कि जब से भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है तब से उनमें एक मैच्योरिटी आई है, एक कॉन्फिडेंस भी आया है। और अब ये जो लोकसभा के चुनाव थे उनमें उनकी जो सीटें 54 से 99 हुई, उससे भी उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है। और अब वो मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने लग रहे हैं। तो वो जो डिसीजन लेंगे हरियाणा में संगठन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह या जो जिलों का संगठन है उसको बनाने में, तो मेरे हिसाब से उन्हें जो करना चाहिए वो हमारा विश्लेषण इस प्रकार है कि सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा हर एक चीज़ में। तो सबसे पहला जो बैलेंस वो उनको बनाना पड़ेगा नॉर्थ हरियाणा और साउथ हरियाणा, यानी उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा के बीच में। दूसरा उनको बैलेंस बनाना पड़ेगा इसमें नेताओं के, उसमें हुड्डा गुट है और या फिर बागी गुट है, उनके अंदर बैलेंस बनाना पड़ेगा। तीसरा ये है कि जाट वर्सेस नॉन जाट के अंदर भी उनको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और अब रही बात बागी गुट और जो हुड्डा गुट है, वो उनके साथ साथ पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है उनके आधार पर भी राहुल गांधी जी को जो वो अपने संगठन की उनकी फीडबैक के आधार पर भी जिला अध्यक्ष हैं जो वो बनाने पड़ेंगे और बनाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से किस नेता के आधार पर कौन से डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी देनी चाहिए और पर्यवेक्षकों के आधार पर
किस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी देनी चाहिए, ये हमने थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश की है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो जो पहले हम लेते हैं बागी गुट, जो बागी गुट है वो जो अशोक तंवर जी हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, तो इनको जो सीटों का बंटवारा वो इस तरह से होना चाहिए दोस्तों। मेरे हिसाब से टोटल 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में से पहले तो मैं ये बताऊं कि कैसे कैसे उनका निर्धारण होना चाहिए, कैसे कैसे संगठन की नियुक्ति होनी चाहिए। तो 22 में से जो 10 सीटें हैं ना, 10 जिलों की सीटें हैं, संगठन है वो पर्यवेक्षकों के आधार पर राहुल गांधी को डिक्लेयर करना चाहिए, जो उनकी फीडबैक है उसके बेस पे। और बाकी बची 12 जिले, 12 जिलों में से 6 जिलों की कमान है वो भूपेंद्र हुड्डा गुट को देनी चाहिए और 6 जिलों की कमान है वो बागी गुट को देनी चाहिए। तो बागी गुट में से किसको किस डिस्ट्रिक्ट की देनी चाहिए, थोड़ा सा मैं विश्लेषण करना चाहूँगा। तो अशोक तंवर जी हैं, उनको सिरसा और हिसार के डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी देनी चाहिए कि उनके सिफारिश के आधार पर वो इन दोनों जिलों के संगठन का निर्माण करें और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर प्रेसिडेंट के नाम की घोषणा करें। अब अगर हम बात करें कुमारी शैलजा जी की, तो कुमारी शैलजा जी को अम्बाड़ा और यमुनानगर इन दोनों जिलों की जिम्मेदारी देनी चाहिए, यानी उनकी सिफारिश के आधार पर इन दोनों जिलों का संगठन जो किसको प्रधान बनाना है, किसको दूसरे पद देना है, ये कुमारी शैलजा जी के सिफारिश के आधार पर होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आती है रणदीप सुरजेवाला जी। तो रणदीप सुरजेवाला जी को मैं समझता हूँ कैथल जिले की जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनकी सिफारिश के आधार पर कैथल जिले का संगठन बनाना चाहिए। और जो वीरेंद्र सिंह जी हैं उनको जींद जिले की जिम्मेदारी देनी चाहिए, यानी उन जिसकी वो सिफारिश करते हैं उसको जींद जिले का अध्यक्ष बनाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस का। अब ये बारी आती है दोस्तों मेरे हिसाब से तो भूपेंद्र हुड्डा जी की। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर भूपेंद्र हुड्डा जी के सिफारिश के बेस पर अगर जिलों का सर्जन करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति करनी चाहिए, तो वो जिले बनते हैं रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। ये जो जिले हैं इनका प्रभाव, इन जिलों के ऊपर प्रभाव है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। तो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की सिफारिश पर ये जिले हैं, इनके संगठन का निर्माण करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी उन्हीं के अनुसार होना चाहिए और बाकी के जो पद है वो भी उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। अब बारी आती है दोस्तों पर्यवेक्षकों की। तो मेरे हिसाब से 10 से 11 जो सीटें हैं ना वो पर्यवेक्षकों की फीडबैक के आधार पर होनी चाहिए। और वो जो पर्यवेक्षकों की जो फीडबैक है वो होनी चाहिए फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात। और इसके अंदर उत्तर हरियाणा भी आ जाता है और दक्षिण हरियाणा भी आ जाता है। और ये जो हुड्डा गुट और बागी गुट है ये हैं उत्तर हरियाणा के। तो दक्षिण हरियाणा को भी तो इसमें वो करना है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना है, उनको भी संगठन की जिम्मेदारी देनी है, वहाँ पर भी कांग्रेस का संगठन बनाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो पर्यवेक्षक है ना, इनकी फीडबैक है ना ये इन जिलों में होनी चाहिए। और इन जिलों में कुछ तो जैसे मेवात का जिला है, पलवल नू का एरिया है, इसमें कांग्रेस है ना वो थोड़ी हैवी पड़ती है। और जो इन्हीं जिलों के अंदर इसको अगर हम मेवात को दो उसमें बांटें तो एक तो वो ब्रज क्षेत्र आता है और एक जो दूसरा जो मुस्लिम क्षेत्र है वो आता है। तो उसमें जो इसके भूपेंद्र हुड्डा गुट है या फिर भूपेंद्र हुड्डा से दूसरे गुट हैं, उनको पर्यवेक्षकों के आधार पर, जिनको पर्यवेक्षक कहते हैं, उनको सीट देनी चाहिए, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा गुट से हो या निर्दलीय हो या मेरा मतलब बगैर किसी गुट के हों, जो सीधे पार्टी से जुड़े हों, उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए पर्यवेक्षकों की सीट के आधार पर। तो अगर इस तरह राहुल गांधी जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों की नियुक्ति करते हैं, जिला प्रधानों की नियुक्ति करते हैं और उनके नीचे उनका संगठन बनाते हैं, जैसे सचिव है, मंत्री है, महामंत्री है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने आप बना लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हरियाणा के अंदर जो संगठन सर्जन का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और इसके अंदर किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। और ये सीधा पादरा फार्मूला है, इसमें हर तरह का फार्मूला फिट होता है, चाहे वो उत्तर हरियाणा हो, दक्षिण हरियाणा हो, जाट हो, नॉन जाट हो। और इसमें महिलाओं के मेरे हिसाब से 25 से 30% तक महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के मामले में। तो हर तरह का अगर इस तरह बैलेंस बना के चलेंगे तो ये एक सफल फार्मूला रहेगा। बाकी तो राहुल गांधी जी ने देखना है कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन दोस्तों ये बात तो थी पदों की नियुक्ति की,
लेकिन पदों की नियुक्ति मान लीजिए राहुल गांधी जी इस तरह कर भी देते हैं और उनकी समझ में भी आता है, और मुझे भी संभावना है कि इसी आधार पर संगठन का जो सर्जन है यानी जो निर्माण है या नियुक्ति है वो इसी आधार पर होंगी। लेकिन उस नियुक्तियों के बाद की जो सिचुएशन होगी कि क्या उस संगठन के बाद इस तरह बनाने के बाद भी क्या ये जो हुड्डा गुट है या बाकी गुट है उनमें टकराव खत्म हो जाएगा या उनमें एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं होगी या फिर बूढ़ा बूढ़ा उनको काम करने देगा, इसकी चर्चा करूंगा दोस्तों मैं कल की वीडियो में। क्योंकि ये तो नियुक्तियों तक का मामला था और अब उन नियुक्तियों की एग्जीक्यूशन का जो मामला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहेगा अगर इस तरह भी नियुक्ति कर देते हैं तो क्या रहेगा, कौन उनका विरोध करेगा, कौन उनका पक्ष लेगा और भविष्य में क्या मिलके काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी चर्चा कल के विश्लेषण में करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने विश्लेषण ठीक किया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो विश्लेषण गलत है और इस हिसाब से नहीं होना चाहिए तो भी मैं चाहूँगा कि आप मेरे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह का जो विश्लेषण है आप तक लाता रहूँ। नमस्कार।